तो सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में। आज हम देखेंगे कि प्रारंभिक पहचान का महत्व और ब्लैडर कैंसर को पहचानना अर्लियर। सो हमारे साथ थोड़ी देर में वाराणसी से हमारे डॉक्टर अखिल कपूर जुड़ेंगे और हमें इस विषय आज के विषय के लिए मार्गदर्शन करेंगे। उनके साथ साथ डॉक्टर अनुज और मुंबई से हमारी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर महक हमसे जुड़ेंगे। तो दोस्तों, मीटिंग शुरू करने से पहले हमारे साथ हमारे एक जो गेस्ट एक मेहमान है, अ, भरत भरत भाई, जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं उनसे विनती करता हूँ कि अ, हमारे डॉक्टर अखिल आने तक आप थोड़ा अपना अनुभव शेयर कीजिए और थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। भरत सर। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी, आपका बहुत बहुत हाँ। स्वागत है इस मीटिंग में। सो अनुज सर और अखिल सर भी जुड़ चुके हैं। सो मैं आपको थोड़ा मौका देता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले जो हमारे डॉक्टर है ओपीडी से समय निकाल कर आए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग। अखिल सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? आई थिंक डॉक्टर जुड़े नहीं है, तो फिर से चलते हैं भरत सर के पास। भरत सर, हाँ, हाँ, मुझे थोड़ा सा आप मुझे अपना अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर आने तक। बेसिकली मुझे प्रोस्टेट कैंसर हुआ था आज से 5 साल पहले। और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता। मैंने हमेशा महसूस किया कि मुझे कैंसर ही नहीं है। अगर आपके मन में अगर पॉजिटिव थिंग्स रहेगी तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। और डॉक्टर की राय भी लेना बहुत जरूरी है। जो जो डॉक्टर जो बोलते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। आपको डाइट डाइट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। एक्सरसाइज फोकस कीजिए। ये सब करने से बहुत कुछ ना पॉजिटिव आता है। आज मुझे 5 साल हुए और 5 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे। अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे आपसे पूछना था, ये ब्लैडर कैंसर का जो ये किस तरह होता है वो मुझे तो पता नहीं एग्जैक्ट। तो मैं आपसे राय पूछना चाहता हूँ सर। जी जरूर। आज इसी के लिए हमारे साथ हमारे वाराणसी से डॉक्टर अखिल कपूर जो है वो थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं और हमें आज का इस ब्लैडर कैंसर कैसे होता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप प्लीज हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और आपको फिर हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली ब्लैडर कैंसर क्या है, उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे जीवन में। तो उसके बारे में जरूर हम आपको बताएंगे। ये शेयरिंग भी अच्छा होता है। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से भी बहुत कुछ कंसर्न हो जाता है। एक दिमाग में एक माइंड में फेयर होता है, वो निकल जाता है एक्चुअली। मकसद ये जो मीटिंग रखी है तो बहुत जो को काफी यूजफुल होगा ये मीटिंग एक्चुअली। जी जी बिल्कुल। और ये सपोर्ट ग्रुप जो रहते हैं जैसे ब्लैडर के अलग अलग ओपीडीज के डीएमजीज के जो भी सपोर्ट ग्रुप रहते हैं, इस सपोर्ट ग्रुप में आप जुड़ोगे तो आपको अलग अलग विषय के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग कैंसर्स के बारे में, कैसे लड़ना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे कैसे इलाज होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती है, कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, डाइट क्या लेना चाहिए, सर्जरी ऑप्शन बेटर रहेगी या कीमो ऑप्शन बेटर रहेगा, या क्या क्या, ये सारी चीजें आपको इस अलग अलग सपोर्ट ग्रुप के साथ, ब्लैडर ग्रुप सपोर्ट के साथ आपको देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको आपके इस ब्लैडर कैंसर रिलेटेड जो भी सवाल है इस मीटिंग के ठीक 3:40 को या 3:30 तक हम लोग आपके सवाल जो है आप अपने चैट बॉक्स में सवाल लिख कर डाल सकते हैं। हो सके तो जो भी सवाल है शॉर्ट में लिखिए, ताकि हमारे डॉक्टर्स फिर आपके सवालों के जवाब दे। और जो भी आपके मन में दिल में जो बातें चल रही है, जो डाउट चल रहा है, जो चिंता चल रही है, उसके बारे में आप डायरेक्टली डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं और डॉक्टर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो भरत भाई, ऐसे ही जुड़ते रहिए और इस मीटिंग के बारे में और इस हमारे सपोर्ट ग्रुप को सपोर्ट करते रहिए। अंतिमा जी, क्या सर जुड़ चुके हैं या और थोड़ा समय है हमारे पास?
फातिमा जी, क्या आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? अरविंद जी, फातिमा जी। उसमें भी बहुत जरूरी है। छोटा है ना, इसीलिए वो बाहर हाँ अरविंद जी, आप कुछ बोल रहे थे? जीवन से वही बात कर रहे थे, तो मैं अलग ओपनिंग में हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। क्या सर सर जुड़ रहे हैं या और थोड़ा देर है उनको? वही वही सर बात करके बता रहा हूँ। यही बात। जी जी जी। थोड़ी ओपीडी चलती रहती है। ओपीडी में समय निकाल कर हमारे डॉक्टर्स आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। फातिमा जी, क्या आप मेरा आवाज सुन रहे हो? अंतिमा जी। डॉक्टर अनुज सर, आप क्या जुड़े हुए हो? लगता है ओपीडी के चलते थोड़ा सा 1-2 मिनट या थोड़ा सा देर हो सकता है। अब तक हमारे आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आई थिंक कुछ लोग हाँ अंतिमा जी बोलिए। हमने सर ज्वाइन कर लिए हैं सर। हाँ जी। हेलो आपको। हाँ अंतिमा जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। सर अनुज सर ज्वाइन कर लिए हैं। कर लिए? तो यस। लो। थैंक यू अंतिमा जी, थैंक यू। अनुज सर, मैं आपका इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक है वो जुड़ चुके हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की जो ये 11 सपोर्ट ब्लैडर कैंसर मीटिंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्लियर डिटेक्शंस, इस विषय को लेकर आप हमारे दर्शकों को, हमारे पेशेंट्स को मार्गदर्शन कीजिए। अनुज सर, स्वागत है आपका इस मीटिंग में। धन्यवाद संदीप जी। जी जी। वेलकम सर, तो वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आप ओपीडी समय निकाल कर आए और इस मीटिंग के लिए हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मीटिंग आगे बढ़ा सकते हैं लोग। जी जी सर। सो आप ही से शुरू शुरू करते हैं सर। और हम जानना चाहते हैं कि आज का जो अपना विषय है, इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्लियर डिटेक्शन, रिकग्नाइजेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ ब्लैडर कैंसर। सो प्रारंभिक पहचान का महत्व क्या होता है और कैसे लक्षणों को पहचाने? ओवर टू यू सर। बस। तो किसी भी बीमारी में जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राथमिक एक वर्कअप का पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले बीमारी का स्टेजिंग करते हैं। बीमारी स्टैब्लिश करने के बाद कि बीमारी हाँ कैंसर ही है, उसके बाद स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टेज के हिसाब से जो इलाज है और इलाज का जो आउटकम है, यानी कि इलाज की परिणति क्या है होनी है, वो निर्भर करता है। तो इसीलिए अगर बीमारी एडवांस स्टेज में है तो कई बार हम लोग बीमारी खत्म नहीं कर पाते, और बीमारी जितना शुरुआती स्टेज में है हम उतना अच्छा बीमारी का कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआती स्टेज में बीमारी पकड़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट उसमें कई बार समस्या क्या होती है कि जो कैंसर के लक्षण है वो ज्यादातर कैंसर में वो अन्य बीमारियों से काफी मेल खाते हैं। जैसे अगर किसी को पेट का कैंसर है तो हो सकता है उसका पेट में हल्का फुल्का दर्द हो, थोड़ा गैस टाइप का लगे, या हो सकता है उसका कब्ज रह रहा है, आंत का बीमारी हो। तो ये सब चीजें
किसी को भी होगा तो अपने आप को कैंसर नहीं समझेगा। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो कैंसर नहीं समझेगा, लेकिन हाँ, जब उसका दर्द काफी बढ़ गया, कई दिन तक नहीं हो रहा है, खून में लैट्रिन में खून आने लगा, या बहुत ज्यादा कब्ज रहने लगा, तब वो जाके फिर जांच करता है। क्योंकि जांच भी इनकी ऐसी साधारण जांच नहीं होती है कि हम केवल अल्ट्रासाउंड करके पता कर लें, जो कि बहुत मुश्किल होता है। कई बार कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है, कई बार सीटी स्कैन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति ब्लैडर कैंसर में भी अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर में किसी को कैंसर है, तो जो शुरुआती लक्षण है बहुत ही हल्के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को पेशाब में खून आया, या फिर किसी को पेट में या पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये सब चीजें बहुत खास तौर से महिलाओं में पेड़ों में दर्द तो बहुत कॉमन होता है। कोई भी इन्फेक्शन हो या कुछ उनसे महिलाओं के प्रजनन संबंधी जो अंग है उसमें कोई होने से हो सकता है। और पेशाब में खून आना डेफिनेटली महिलाओं में तो एक तरीके से कंफ्यूजिंग चीज होती है, लेकिन पुरुषों में अगर पेशाब में खून आना तो अलार्मिंग होता है। पेशाब में खून आना सबसे कॉमन लक्षण है ब्लैडर कैंसर का। और ज्यादा बीमारियां नहीं है जिसमें अमूमन पेशाब में खून आता है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो कैंसर ही है। उसके अलावा अगर किसी को कहीं का स्टोन हो जाए, पथरी की बीमारी हो जाए, चाहे किडनी में, या फिर किडनी से जो पेशाब की थैली में जो नलील आती है उसमें अगर कहीं कैंसर हो जाए, या फिर पेशाब की थैली का कैंसर इस में पथरी हो जाए, तब इस कंडीशन में आती है। इसके अलावा और भी कोई अगर ब्लड से रिलेटेड, प्लेटलेट रिलेटेड डिसऑर्डर है तो, या फिर कोई लोकल चोट ट्रॉमा लगा तो उसमें आ सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज होती है, बट अमूमन ये चीजें भी लोग इग्नोर कर देते हैं। और और मुख्य बात यह है कि जो बीमारी ये होती है ये एल्डरली लोगों में होती है। मतलब वो उनको 60-70 साल के पेशेंट, 70-80 साल तक के भी पेशेंट हो सकते हैं। और वो कई बार उनकी खुद की स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता नहीं रहती है, वो एज बढ़ती है, कई बार वो लोग इग्नोर करते हैं। और चूंकि और कई बार क्या होता है कि वो अपने संबंधियों, अपने बेटे, रिश्तेदारों या फिर हस्बैंड को बताते नहीं, जिसके कारण उनका समुचित इलाज हो सके। तो अगर बीमारी पहले स्टेज में आती है तो इलाज करना उसके लिए संभव है। तो फिर हम किसी एक इलाज की विधि द्वारा, या तो हम सर्जरी के द्वारा या केवल रेडियोथेरेपी के भी द्वारा उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बीमारी अगर एडवांस स्टेज में आती है, लोकली एडवांस स्टेज में आती है जिसको स्टेज 3 कहते हैं, या एडवांस स्टेज में आती है जिसको स्टेज 4 कहते हैं, तो या तो हमें कई तरीके का इलाज करना पड़ता है कि हम सर्जरी भी कर रहे हैं, रेडिएशन भी कर रहे हैं, कीमो भी कर रहे हैं, या उनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मिला के कर रहे हैं कि सर्जरी, कीमो और रेडिएशन तीनों चीज हो रही है। या फिर कई बार हम सब कुछ करने के बाद भी हम मरीज को हमें ये बताना पड़ता है कि भाई हम जो इलाज कर रहे हैं उससे आपकी बीमारी हम कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए प्रारंभिक स्टेज में बीमारी का पता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदीप जी। जी सर। सो प्रारंभिक सर एक सवाल था कि अ, जैसे कि महिला और पुरुषों के लक्षण में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए, लक्षण तो सेम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पेशाब में खून आना, पेड़ों में दर्द होना, अगर शुरुआती की बात करें। उसके अलावा जब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो आ, लीवर में पहुंच गई, या हड्डियों में पहुंच गई, या अन्य फेफड़े में चली गई, तो उसके अलग लक्षण होते हैं। लेकिन जो शुरुआती लक्षण है वो महिलाओं और पुरुष में दोनों एक ही सेम ही लक्षण होते हैं, कि वो पेशाब में खून आ रहा है या फिर पेटों में दर्द हो रहा है। महिलाओं के साथ क्या है कि महिलाओं में अन्य जो प्रजनन के अंग हैं, जैसे कि वजाइना हुआ, सर्विक्स हुआ, यूट्रस हुआ, ओवरी हुआ, वो सब भी उसी जगह होते हैं। जबकि पुरुषों में वो इन एडिशन होते हैं। जबकि पुरुषों में क्या होता है कि जैसे जो प्रजनन के अंग होते हैं, टेस्टिस वगैरह, ये सब थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं, तो कंफ्यूजन कम होता है। महिलाओं में कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि उसकी ओवरी का है, कि बच्चेदानी का बीमारी है। तो उस सब कंडीशन में कई बार कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि खून आना तो कई बार महिला समझ नहीं पाती है कि पेशाब में खून आ रहा है, कि उनका माहवारी का खून आ रहा है, या फिर कुछ और ब्लीडिंग का कारण हो रहा है। तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है महिलाओं में। और दूसरी बात, महिलाओं में थोड़ी सी झिझक भी, थोड़ी सी क्या, बहुत झिझक है कि लोग पहली दूसरी बार क्या, कई कुछ मरीज जो है तो महीनों नहीं बताते अपने घर में कि हाँ उनको दिक्कत हो रही। जब दिक्कत काफी बढ़ जाती तब वो अपने देवरानी, जेठानी, सास, बहू या किसी महिला को बताते कि नहीं ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। फिर वो उस तरीके से फिर आगे बात बढ़ती है, तो लेकिन उसमें 3-4 महीना कई बार निकल जाता है और चीजें बढ़ जाती हैं। पुरुषों में जैसे मैंने बताया कि
पुरुषों में वो जटिलता, वो कठिनाई नहीं है। पुरुषों में अगर पेशाब में खून आ रहा है तो कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं बीमारी है, जिसको हमें रूल आउट करना चाहिए। अगर पुरुष में खून आ रहा है पुरुष के पेशाब में, तो उसको जरूर से जरूर अपनी जांच करानी चाहिए कि खून क्यों आ रहा है, क्योंकि पथरी हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, या फिर कैंसर हो, ये सब चीजें इलाज से सही हो जाती हैं अगर सही समय पे हो जाए। और ये पुरुषों में कभी भी खून, पेशाब में खून आना कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। महिलाओं में नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, कभी कभार 2-4 महीने में या 6 महीने, 1 साल में कभी पेशाब में खून आ गया, महिलाओं का ऐसा हो सकता है। लेकिन पुरुषों में अगर कोई भी खून आ रहा है, लाल पेशाब हो रहा है, आरबीसी दिख रही है, तो वो जरूर किसी ना किसी बीमारी का संकेत है। जी सर। जी सर। थोड़े से कुछ आज जो बहुत सारे नए लोग कुछ अलग, जैसे हमारा ये मुंबई में एक शांतिलाल कैंसर सेंटर जो है, वहां से भी लोग जुड़े हैं। तो ये जो सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है उनके लिए थोड़ा सा ये आज नया प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, ये जो हमारा है ये ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप चलता है, मीटिंग चलती है, जहाँ पर अलग अलग विषय पर, जैसे कैंसर क्या होता है, ब्लैडर कैंसर क्या होता है, उसमें क्या करना चाहिए, सर्जरी ऑप्शन क्या बेहतर है, या कीमोथेरेपी क्या असरदार रहेगी, या रेडिएशन क्या असरदार रहेगा, ऐसे अलग अलग विषय पर आकर लोग यहाँ पर मार्गदर्शन करते हैं। तो आज डॉक्टर अनुज हमारे साथ ओपीडी में समय निकाल कर आए हैं। तो सर, कुछ 2-3 सवालात है वो लेते हैं, और जो भी नए नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का जो भी सवाल है, साथ सीधी या सिंपल भाषा में या इंग्लिश में, आप यहाँ पर चैट बॉक्स देख सकते हो, उस चैट बॉक्स में आप अपना सवाल टाइप कर पर लिख कर भेजिए। तो हमारे जो डॉक्टर अनुज है, हमारे सर, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। तो तब तक हम और सर बातें करते रहते हैं, तब तक आप लोगों के दिल में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, प्लीज जरूर पूछिए। सो सर, एक एक सवाल से शुरू करते हैं कि किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, या हर बार पेशाब आना ये ब्लैडर कैंसर ही हो सकता है, क्या लगता है सर? देखिए, अगर पुरुषों की बात करें तो पेशाब बार बार आना, ये लक्षण ब्लैडर कैंसर का कम होता है, प्रोस्टेट कैंसर का ज्यादा होता है। कि अगर पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी है तो उसमें उनको बार बार पेशाब आता है। ब्लैडर कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में जो है वो मुख्य लक्षण होता है कि पेशाब में खून आना। पेशाब में खून जो होता है, कई बार हमें नंगी आंखों से दिख जाता है कि हाँ इसमें खून है, लाल पेशाब हो रही है। कई बार हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जब हम उसको पैथोलॉजी में भेजते हैं या फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ इसमें आरबीसी, जो कि ब्लड, जिसको आप जानते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं, या लाल रक्त कोशिकाएं जिसको कहते हैं, वो हमें दिखती हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ पेशाब में खून आ रहा है। तो ये चीज होता है। बार बार पेशाब होना या फिर पेशाब में और दिक्कत होना, ये तब होता है कि जब पेशाब की थैली में गांठ इतनी बड़ी हो गई है कि वो पेशाब की जगह को रिप्लेस कर दिया उसने, मतलब जहां पर पेशाब इकट्ठा होना चाहिए वो जगह ही कम हो गई है, वहां पर गांठ आ गई। तो उस कंडीशन में पेशाब जल्दी लगना या बार बार लगना, ये सब समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर बीमारी शुरुआती है तो पेशाब के ये लक्षण नहीं आते। अगर ये पेशाब के लक्षण, जैसे कि पेशाब बार बार होना, पेशाब रुक के होना, पेशाब पे कंट्रोल ना रहना, या फिर और भी कोई पेशाब की समस्या है जिसको हम हेजिटेंसी कहते हैं, तो वो सब चीजें प्रोस्टेट कैंसर के लिए ज्यादा उसकी तरफ इंगित करती है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ब्लैडर कैंसर में ये चीज अमूमन नहीं होता है। जी सर। सर, इसमें बेहतर ज्यादातर की केमोथेरेपी ऑप्शन अच्छा है, या रेडिएशन, या सर्जरी, क्या ऑप्शंस बेस्ट रहेगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि स्टेज पे निर्भर करता है कि इलाज क्या होना है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी जो होता है वो, अगर हम इस शुरुआती स्टेज बताएं, यानी स्टेज 1, 2, 3 जिसको कहते हैं, जो कि शुरुआती स्टेज है जहां बीमारी सही होने वाली है, तो वहां पर कीमोथेरेपी जो है वो एक सपोर्टिव रोल है। मतलब वो इलाज का एक मुख्य अंग है, लेकिन मुख्य इलाज नहीं है। मुख्य इलाज जो होता है वो उसका सर्जरी होता है, क्योंकि सर्जरी के द्वारा हम बीमारी को निकाल देते हैं। कई बार मरीज ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, या फिर डॉक्टर को लगता है कि ऑपरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा,
और जटिलताएं ज़्यादा है ऑपरेशन में, या मरीज की उम्र या उसका स्वास्थ्य ऑपरेशन के लायक नहीं है, उस कंडीशन में सिकाई के द्वारा इलाज किया जाता है। लेकिन सिर्फ कीमोथेरेपी से बीमारी खत्म नहीं होती है, अगर वो स्टेज 1 2 3 की बात कर रहे हैं। अगर बहुत ही शुरुआती बीमारी हो तो केवल सर्जरी करके कर सकते हैं, या फिर अगर बीमारी में, जैसा मैंने बताया, सर्जरी नहीं संभव है, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करके इलाज किया जा सकता है। अब ये तो हो गई बात स्टेज 1 2 3 की। अगर स्टेज 4 हो गई तो स्टेज 4 में सर्जरी करने का फायदा नहीं देखा गया है, कि अगर हम स्टेज 4 कब में कोई इलाज सर्जरी कराता भी है तो उसमें कोई सर्वाइवल बेनिफिट या उसके, यानी कि उसके जीवन की जो अवधि है उसमें कोई अंतर नहीं देखा गया है। रेडिएशन का भी सेम चीज है, कि रेडिएशन भी बहुत ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कभी मरीज को बहुत ज्यादा खून आ रहा है या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी करके उन लक्षणों को कम कर देते हैं। लेकिन अगर स्टेज 4 की बीमारी में जो इलाज है वो कीमोथेरेपी के द्वारा है। बल्कि कीमोथेरेपी तो एक पार्ट हो गया मेडिकल ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट में, या दवा जो हम देते हैं उसके इलाज में। कीमोथेरेपी के अलावा हमारे पास बहुत सारे टारगेट थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज के ऑप्शन आ गए। तो ये जो इम्यूनोथेरेपीज हैं ये अभी बहुत ही मतलब इतना अच्छा इनका डेटा है कि इवन ये जो इम्यूनोथेरेपी है ये अब कीमोथेरेपी को रिप्लेस कर रहा है इलाज में। या तो उनके साथ हम दे रहे हैं, कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, या फिर इम्यूनोथेरेपी अलग से केवल दे सकते हैं कीमोथेरेपी के अलावा। हाँ, वो निर्भर करता है कि मरीज की स्टेज क्या है, उसका कुछ और हम जांच कराते हैं, स्पेशल जांच कराते हैं, उसके आधार पे ये चीज निर्णय होता है। तो ये चीज ऐसा, मतलब ये भ्रांति ना मतलब मन में बैठा ले मेरे कहने से कि कीमोथेरेपी की जगह इम्यूनोथेरेपी होती है। कई जगह कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी देती है, और कुछ कंडीशन है जहाँ केवल हम कीमोथेरेपी को हटा भी सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी से भी उसको, हम उसको बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ स्टेज 4 के लिए कह रहा हूँ, जिसमें अभी तक ये बात ज्यादा चीज अच्छे से स्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये है कि जैसा मैंने बताया कि एक कोई सिंगल मोडेलिटी ट्रीटमेंट यूजली नहीं होती है, या तो सर्जरी के साथ कीमो, या फिर रेडिएशन के साथ कीमो, और या फिर अगर हम कीमो भी दे रहे हैं तो उसमें फिर अलग अलग विभिन्न थेरेपीज यानी टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। जी सर। सर अगला सवाल है कि किन किन लोगों को ज्यादा ब्लैडर कैंसर का खतरा हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में कि ब्लैडर कैंसर बहुत अनकॉमन है। जब अनकॉमन मतलब कि कहाँ होता है, हमने फेफड़ा का कैंसर सुना है, हमने मुंह का कैंसर सुना है, हमने महिलाओं में छाती का कैंसर सुना है, लेकिन ब्लैडर कैंसर ये क्या होता है ये तो हम सुना ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन ब्लैडर कैंसर भी बहुत मतलब अगर हम कहें कि अगर हम 100 मरीज देखते हैं तो उसमें से हमारे पास 3 4 मरीज ब्लैडर कैंसर के आ जाते हैं। तो अगर हम देखें हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं, तो अगर हम 3 4 कह रहे हैं, तो अगर आप उस 100 को उतने अंगों से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है 3 4% ही है। ठीक है। तो 3 4% लगभग 100 में से 3 4 पेशेंट हमारे पास ब्लैडर कैंसर के आ जाते हैं। ब्लैडर कैंसर मुख्यतः ये बीमारी जो है वो यंग पेशेंट्स में, यंग मतलब कि हम 50 साल से कम की बात कर रहे हैं, तो हम 50 साल तक को यंग ही मानते हैं, जो हमारी कॉमन बोलचाल की भाषा है। तो यंग रहता है, और कई बार हम अगर वो मेडिकली फिट है तो 60 को भी हम लोग यंग ही में कंसीडर कर लेते हैं, उसके ऊपर जीरियाट्रिक मानते हैं। तो मोस्टली ये यंग पेशेंट्स में नहीं होता है। ज्यादातर पेशेंट, अगर हमारे पास 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 80 85 पेशेंट होंगे जो 60+ होंगे, उनको होता है। महिलाओं में ये कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। अगर हम महिला और पुरुष का अनुपात देखें तो अगर 3 पुरुष को हो रहा है, तो अगर हमारे पास 4 मरीज आ रहे हैं तो उसमें से 3 पुरुष हैं, एक महिला है। इतना अंतर पड़ता है, तो पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। दूसरी चीज आपने कहा कि क्या है रिस्क फैक्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि सिगरेट स्मोकिंग यानी धूम्रपान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है ब्लैडर कैंसर होने का। लोगों को लगता है कि ब्लैडर कैंसर धूम्रपान करने से लंग कैंसर हो सकता है, भाई धुआं जा रहा है। मुंह का कैंसर हो सकता है, वहां सिगरेट किसी तरीके से कांटेक्ट में आ रही है। या इसोफेगस यानी खाने की नली का हो सकता है कि थोड़ा बहुत चलिए कण चला गया, धुआं टैबाको चला गया। लेकिन ब्लैडर कैंसर कैसे होता है? लेकिन जो धूम्रपान है वो ब्लैडर कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। यहाँ तक कि कुछ स्टडीज हुई हैं, उसमें देखा गया है कि 80% केसेस जो ब्लैडर कैंसर के हो रहे हैं उसमें जो कारण है वो धूम्रपान है। इतना हमें कई बार लंग कैंसर में भी नहीं मिलता। लंग कैंसर के पास हमारे पास मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो कभी आज तक एक इलायची तक नहीं मुंह में रखे,
तो ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लैडर कैंसर का जो रिलेशन है या फिर उसका जो संबंध है वो धूम्रपान से बहुत ज्यादा है। तो धूम्रपान इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी बात, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसको सिस्टोसोमियासिस कहते हैं। वो कुछ इन्फेक्शंस, हालांकि वो हमारे कंट्री में नहीं होती है, अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं, लेकिन वो एक कारण है। दूसरा कारण कुछ जैसे ऑक्यूपेशनल कहते हैं कि ऑक्यूपेशन को क्या कहेंगे, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ केमिकल्स वाली फैक्ट्री ऐसी होती है जिसमें कि देखा गया है कि इसका रिस्क ज्यादा रहता है। बट अगेन वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, और कई बार मरीज को पता भी नहीं चलता या हम लोग स्टेब्लिश भी नहीं कर पाते। लेकिन धूम्रपान ऐसी चीज है जिसको कि अगर हम कंट्रोल करें तो काफी मरीजों को के लक्षण और कैंसर को हम लोग बचा सकते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल स्मोकिंग के ऊपर ही था और आपने वो भी क्लियर कर दिया। ज्यादातर मतलब वो में सवाल ही था, किसी ने पूछा था। सर, इसमें क्या क्या टेस्ट मतलब ब्लैडर कैंसर पहचानना है तो क्या मेजर टेस्ट होता है और कौन सी जांचें की जाती है इस ब्लैडर कैंसर? ये ब्लैडर कैंसर में जो सबसे बेसिक जांच होती है, मतलब सबसे इनिशियल जो कहीं भी किसी भी पैथोलॉजी पे हो जाती है, वो होता है यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। यानी कि आपकी जो सुबह सुबह की यूरिन रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं रात भर सुबह उठता है, यानी कि रात भर से सोने के पहले जो भी महिला या पुरुष है वो पेशाब गया होगा, तो रात भर की जो पेशाब रहती है उसका हम लोग सुबह पेशेंट से कहते हैं कि उसको अच्छे से, मतलब सही तरीके से उसको पेशाब करे और क्लीन कंटेनर में ले और उसको जांच के लिए भेजिए। सबसे ज्यादा अच्छा वही सैंपल माना जाता है। तो उस जांच को अगर हम भेजते हैं तो उसमें हम रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पेशाब में खून आ रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन और सबसे आसान जांच जो है वो यही है। इससे हमें एक इशारा मिलता है, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि किसी को खून में ब्लड यूरिन में खून आ रहा है तो इसको कैंसर है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं अगर यूरिन में खून आ रहा है तो इसको कैंसर भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज हो गया। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जांच है वो सीटी स्कैन होता है, कि देखने के लिए कि थैली में कहीं गांठ तो नहीं है या बीमारी कहीं बढ़ तो नहीं गई है। एक जांच हो गई। तीसरी जांच जो होती है वो दूरबीन की जांच होती है। दूरबीन की जांच में दिक्कत ये है कि ये पेशाब की नली के द्वारा एक दूरबीन डालते हैं, और उससे हम अंदर पेशाब की जो थैली है उसकी कैविटी को हम लोग देखते हैं कि कहीं कहाँ कहाँ बीमारी है, कहाँ पर घाव है, कहाँ पर लालिमा है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन चूंकि मैंने बताया, चूंकि ये दूरबीन की जांच है तो ये थोड़ा सा इन्वेजिव जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि कोई चीज शरीर में डाला जा रहा है। तो ये चीज जब हम लोगों को लगता है कि हाँ अब कैंसर हो सकता है, तब ये फिर आगे की जांच में होती है। प्रारंभिक जांच यूजुअली नहीं होती है। पहले अल्ट्रासाउंड, यूरिन की जांच, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, उसके बाद अमूमन सिस्टोस्कोपी की जाती है। सिस्टोस्कोपी से एक चीज और होती है कि उसमें हम लोग बायोप्सी जो होता है, बायोप्सी कर सकते हैं अगर पेशेंट की जो बीमारी हो केवल पेशाब की थैली में ही है। तो सिस्टोस्कोपी करके हम लोग उससे टुकड़ा ले सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इसको कैंसर ही है या फिर इसको कैंसर नहीं है। दूसरी बात, अगर बीमारी ब्लैडर के बाहर भी है तब फिर हम जैसे लीवर से या कहीं और लिम्फ नोड से फिर हम बायोप्सी ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर हो सकता है हमें अगर बीमारी बढ़ी हुई तो कई बार हम लोग सिस्टोस्कोपी नहीं करते। अगर हमें पता है कि हाँ बीमारी चौथे स्टेज की है ही है, तो हम लोग कहीं और से बीमारी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी पहले दूसरे तीसरे स्टेज की होती है तो हम तो ऑलमोस्ट 100% पेशेंट का सिस्टोस्कोपी की जांच करनी पड़ती है, जिसमें कि पेशाब के रास्ते से एक दूरबीन डालते हैं और उससे हम ब्लैडर के अंदर का गांठ का स्थिति और ब्लीडिंग की स्थिति वगैरह देख के हम अपना निर्णय लेते हैं। जी सर। सर, ऐसा तो नहीं कि पानी कम पीना या कम पानी की वजह से कभी कभी ज्यादातर जैसे बोलते हैं कि पानी बहुत कम पी रहा है मरीज, या फिर जलन सी हो रही है, या फिर पेशाब रुक रुक कर आ रही है, क्या ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं? कम पानी पीना तो एक ऐसी चीज है कि वो तो बॉडी के हिसाब से भी कई बार बॉडी एडजस्ट करती है। लेकिन कम पानी पीने एक लक्षण नहीं है कैंसर का ना। न कम पानी पीने के कारण उसका कैंसर होता है। हाँ, कम पानी पीने के कारण पेशाब कंसंट्रेटेड हो सकती है। इन्फेक्शन वगैरह जो फ्लश आउट जिसको हम कहते हैं, फ्लश आउट होता है, वो नहीं हो पाता अगर कम पानी पी रहे हैं। स्टेसिस होती है, यानी कि पेशाब का ज्यादा देर तक थैली में रहती है तो उसमें फिर
इरिटेशन, इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क रहता है। कम पानी पीने से या पेशाब रोकने से या पेशाब ज्यादा होने से इसका ब्लैडर कैंसर से तो कोई संबंध नहीं है। बट ये है कि हमेशा स्वास्थ्य के लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए और पेशाब भी जब आए तो जाना चाहिए। जी सर। सर इसमें पेशेंट और पेशेंट के केयर गिवर और परिवार वालों की क्या अहम भूमिका होनी चाहिए अगर किसी को डिटेक्शन होता है या कोई डिटेक्ट होता है इस सिम्टम्स को लेकर। देखिए क्योंकि ये जो पेशाब का जो बीमारी है एक तरीके से, हालांकि ब्लैडर की बीमारी है, लेकिन यूजुअली चूंकि हम लोग जिसको कहते हैं कि जननांग से रिलेटेड है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो थोड़ा सा हेजिटेंसी या शाइनेस रहती है पेशेंट्स में। तो एक तो ये चीज है कि लोग बताने में या फिर उसको कैरी करने में, या मान लीजिए किसी को यूरिन की बैग ही लगा हुआ है, उसको कैरी करने में उनको तो काफी हिचक रहती है। या कई बार क्या होता है कि स्टोमा बनाना पड़ता है, जैसे आप कई लोगों ने सुना होगा कि लैट्रिन का रास्ता को चेंज कर दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह पेशाब में भी होता है, मान लीजिए अगर उसको थैली उसकी निकाल दी गई है ऑपरेशन करके, तो उससे पेशाब की नली को शरीर के बाहर एक छेद बना के जोड़ दिया जाता है, जिससे कि पेशाब उस थैली में इकट्ठा होती रहती है। तो ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा एम्बेरसमेंट कहते हैं, या फिर मरीज को खुद को अच्छा नहीं लगता। हालांकि सामने वाले को हो सकता है पता भी ना चले, लेकिन उसको खुद को नहीं अच्छा लगता है कि हमारा जो एक नॉर्मल एनाटॉमी थी, हमारी शारीरिक संरचना थी, अब वो नहीं रह गई है। बचपन से जो मरीज करता आ रहा है, पेशाब पेशाब के रास्ते से, लेटरिन लेटरिन के रास्ते से, या जो भी और भी चीजें, अगर उसमें कहीं भी चेंज होता है उसके 60-70 साल की उम्र के बाद, तो पहली बात तो उसको अडॉप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ जीना मुश्किल है, उसके साथ आपको लेटना है, सोना है, खाना है, करवट लेना है, मार्केट जाना है, हॉस्पिटल आना है, यात्रा करनी है, सब बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत में तो बहुत से मरीजों को, बहुत से क्या, लगभग सभी को बहुत होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, मन आप अपने आप को मना लेता है, और कुछ मजबूरी भी है कि अब इसी के साथ ही रहना है, जो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ अब यही नियति ही है या इसी के साथ ही रहना है, वो सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन शुरुआत में ये सब चीजें बहुत ही मतलब पेशेंट के लिए बहुत ही कठिन होती हैं। अगर पेशेंट एक्सप्रेसिव है तो वो चीजें फिर उसके फैमिली में भी ट्रांसमिट होती है, कि पेशेंट मान लीजिए कोई इरिटेट हो रहा है या फिर बार बार वो कह रहा है कि अच्छा नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हमको ये नहीं कराना है, तो वो चीज़ फिर पेशेंट के अटेंडेंट में, केयर गिवर में भी जाती है कि हाँ इसको कैसे समझाएं, इसके इसको कैसे मनाएं, इसको हम और क्या करें कि इसको कंफर्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में फिर डॉक्टर का, काउंसलर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का रोल आता है। बट ओवरऑल चूंकि वो सब तो आपको हो सकता है आपको एक हफ्ता 10 दिन में 10 मिनट के लिए मिले, लेकिन जो आपके केयर गिवर है, आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, वही अल्टीमेटली जो है जो आपको समझेंगे और आपको समझाएंगे। तो उनका सपोर्ट बहुत इसेंशियल है, और इसीलिए उनकी काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम लोग बिजी ओपीडी में उनको उतना अच्छे से नहीं समझा पाते, लेकिन वो भी ये मान के चले कि वो उनके लिए भी ये चीज नई है। ठीक है, जितना मरीज के लिए नया है जानना, उतना अटेंडेंट के लिए भी वो नया ही चीज है। ऐसा नहीं कि उसको उस चीज का कभी उसने देखा है, सुना है, पढ़ा है। मरीज बस ये है कि मरीज के शरीर के साथ हो रहा है, और जो अटेंडेंट है उसके मस्तिष्क के साथ वो चीज हो रही है। अटेंडेंट को खुद नहीं झेलना है वो चीज, लेकिन मरीज को शरीर में झेलना है, मस्तिष्क। तो हमें अटेंडेंट का भी काउंसलिंग करना चाहिए कि हाँ ये चीज इनके साथ दिक्कत हो रही है, ये कंसर्न्स होते हैं, जिससे कि वो उसके लिए तैयार रहे, उसको समझाने के लिए रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पेशेंट के साथ साथ केयर गिवर को भी काउंसिल करें, उनको टीच करें, और उनको बताएं कि ये मनोवैज्ञानिक, ये शारीरिक, ये उसके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, जिसको कि टाइम टू टाइम काउंसलिंग द्वारा, अस्पताल में लाके, मोटिवेशन द्वारा, योगा, प्राणायाम, पूजा पद्धति उसकी जो भी हो, घूमना फिरना, वेकेशन पे जाना, ऑफ लेना, इंगेज रहना, म्यूजिक, मूवी, बहुत सी चीजें हैं जिसमें एंगेज करके हम कर सकते हैं। बट वही चीज है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रॉपर क्लास पेशेंट अटेंडेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बिजी ओपीडी, हमारी जो डॉक्टर, पेशेंट या केयर गिवर, या हॉस्पिटल के जो केयर गिवर है, और उन और डॉक्टर और पेशेंट के में जो अनुपात है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। और थैंकफुली ब्लैडर कैंसर, जो हमारी ये ब्लैडर कनेक्ट की जो एक्टिविटी हो रही है, उसका उद्देश्य ही यही है कि हम
पेशेंट से बात कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके, अटेंडेंट की बात कर सके, अटेंडेंट की समस्या सुन सके, और बेहतर जो चीजें हो वो चीज हम अपने क्लिनिक में इनकॉर्पोरेट करें, और अगर वहां नहीं कर पा रहे हैं तो इस माध्यम से हम उन तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल सही सर। सर क्या ये जो ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन है वो कितना हो सकता है, और कितने कीमोथेरेपी या सेशंस पड़ सकते हैं इस ब्लैडर कैंसर की बीमारी? देखिए, जैसा कि पता है कि अगर क्योरेबल ट्रीटमेंट, क्योरेबल स्टेज में है, यानी कि स्टेज 1 2 3, तो डेफिनेटली हम लोग का कोई निर्धारित ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है। तो उसमें निर्भर करता है कि पेशेंट का स्टेज क्या है। कई बार हम कीमो पहले देते हैं फिर सर्जरी करते हैं, कई बार होता है कि हम पहले सर्जरी करते हैं फिर कीमोथेरेपी देते हैं। बट मोटा मोटी जो कीमोथेरेपी है वो उसकी साइकिल फिक्स रहती है कि 4 बार तक हम लोग करते हैं अमूमन। ये तो बात हुई अगर हम क्यूरेटिव सेटिंग की बात करें। तो अगर हम मान लें कि 4 साइकिल कीमो दे रहे हैं और सर्जरी कर रहे हैं, तो 4 साइकिल कीमो यानी कि 3 हफ्ते के हिसाब से 4 × 12 12 हफ्ता हो गया। 12 हफ्ते यानी कि 3 महीना हो गया। और सर्जरी, सर्जरी के लिए पहले जो हम और भी जांच करते हैं, हॉस्पिटल आता है पेशेंट अपना, सर्जरी के लिए फिटनेस वगैरह कराता है, फिर सर्जरी होती है, फिर सर्जरी में के बाद हॉस्पिटल में रुकता है, फिर हॉस्पिटल के बाद रिहेबिलिटेशन, या फिर उसको और सही होने के लिए थोड़ा सा अपना डाइटिशियन हुआ, स्टोमा केयर हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, ये सब मिला के टोटल मान लीजिए 3 महीना। तो 3 महीना कीमोथेरेपी, 3 महीना सर्जरी, और उससे रिलेटेड थिंग मिला के हम कह सकते हैं कि 6 7 महीने में ब्लैडर कैंसर अगर वो क्योरेबल है तो उसका इलाज हो जाता है। सेम थिंग रेडियोथेरेपी के साथ भी है कि रेडियोथेरेपी की भी ड्यूरेशन जो होती है वो लगभग 1.5 महीने या 6 हफ्ते से 8 महीने, 8 हफ्ते के बीच का होता है। तो मोटा मोटी अगर हम स्टेज 1 2 3 की बात करें तो उसमें जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो लगभग 6 से 8 महीने में हो जाता है। लेकिन वहीं अगर स्टेज 4 का बीमारी है तो डेफिनेटली स्टेज 4 में हम जानते हैं कि एडवांस कैंसर हो चुका है। कैंसर को जड़ से निकालना मुश्किल हो जाता है और हमें ट्रीटमेंट के द्वारा ही इसको बीमारी को रोक के रखना होता है। रोक के रखें, उसको कम करें और उसको बढ़ने ना दें। इस कंडीशन में जो हमारी दवाएं हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। वो निर्भर करता है कि उसको पेशेंट का फिजिकल स्टेटस कैसा है, उसको इलाज का साइड इफेक्ट कितना हो रहा है, और बीमारी 4th स्टेज में भी कई मतलब कई बर्डन हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं ना कि 4th स्टेज वो भी है जहाँ बीमारी एक जगह गई है, 4th स्टेज वो भी है जब कई अंगों में फैल गई है। तो उस पर भी निर्भर करता है कि बीमारी कितनी ज्यादा है, तो उस सब पे निर्भर करता है। बट ये मान के चलें कि जो 4th स्टेज का इलाज है वो लंबा चलता है, उसका कोई सेट ड्यूरेशन नहीं है। बट हाँ, जो भी डॉक्टर है उनका एम यही रहता है कि मरीज को हॉस्पिटल विजिट कम करनी पड़े, और जो भी ट्रीटमेंट है, कुछ ओरल थेरेपीज हैं या फिर कुछ और तरीके हैं, उससे जो भी हो वो कम से कम हॉस्पिटल के साथ अपने अच्छा लंबा जिंदगी, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ पेशेंट निकाल सके। जी सर। सर एक चैट बॉक्स में सवाल है कि फीमेल का एब्डोमेन पेन और फीवर, ब्लीडिंग और वीकनेस होता है, तो क्या ये कैंसर का सिम्टम्स है या? फीमेल का एब्डोमेन पेन और फीवर और फीवर। ब्लीडिंग और वीकनेस होता है। देखिए, ये जो आपने लक्षण बताए हैं ये कैंसर के हो सकते हैं, लेकिन हमें कैंसर के साथ क्या है ना, कि जैसा मैंने बताया कि इसके जो लक्षण है वो बहुत सारी और बीमारी से भी मेल खाते हैं। तो ये जो आप लक्षण बता रहे हैं ये लक्षण हो सकता है टीबी का भी हो सकता है, क्योंकि टीबी में भी बुखार हो सकता है, टीबी में भी कमजोरी हो सकती है, टीबी में भी दर्द हो सकता है। ब्लीडिंग अगर किसी ऐसी जगह पे है या कुछ इरोजन है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये जो टीबी का भी लक्षण हो सकता है। हो सकता है कोई उसको लोकल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे उसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई हो जिसको हम कहते हैं, या फिर कोई और, जैसे टीबी तो एक तरीके का बैक्टीरिया है, कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस कारण से भी ये सब चीजें हो सकती हैं। बट डेफिनेटली अगर ये सब ट्रबलिंग चीजें कि हाँ 2 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता हो गया नहीं सही हो रहा, तो इसका हमें सही तरीके से इसका जांच करना चाहिए, ना कि हम ओवर द काउंटर या फार्मेसी से या फिर ऐसे ही अपने लोकल डॉक्टर से लेके दवा खा रहे हैं, डॉक्टर बदल बदल के, एंटीबायोटिक बदल बदल के खा रहे हैं, वो चीज नहीं करना चाहिए। शुरुआती 4 5 7 दिन में अगर हमने देखा कि कोई दवा से इलाज नहीं हो रहा है तो हमें समुचित उसकी जांच करनी चाहिए। जांच अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है, सीटी स्कैन भी हो सकता है। तो उस आधार पे फिर हम आगे, एक बार जांच करने के बाद फिर आगे पता चलता है अच्छा अब ये आगे जांच करनी है, उस हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।
हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जांच का विषय है। जैसे मैंने बताया कि कैंसर का जो सिम्टम है वो और बीमारियों में पाया जाता है। जी सर, मेरे कुछ और एक दो सवाल है। ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। सर, ब्लैडर कैंसर के बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, ज्यादातर कैंसर के साथ अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि कैंसर जो है वो पता ही नहीं है कि होते क्यों है, ठीक है, किसको हो रहा है। क्योंकि अगर हम 100 मरीज देख रहे हैं तो उसमें से हमारे पास 30 मरीज, 30 भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 25 मरीज ही ऐसे आते हैं जिनका कारण हमें पता रहता है, अच्छा इस कारण से इसको कैंसर हुआ है। बाकी जो 70% मरीज आते हैं उसमें या तो कारण पता नहीं चल पाता, या फिर अगर हम कारण पता करना चाहें तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है कि हम उसका जेनेटिक जांच करा रहे हैं, फिर उसको और भी बहुत सारे टेस्ट से कर रहे हैं, उस सब कारण से होता है। और चूंकि यह जो कैंसर अन्य कारण से होता है, वह ऐसा नहीं है कि जैसे उसके है तो उसके परिवार में किसी और को हो जाए, या उसके कांटेक्ट में जो आ रहा है, तो इसलिए उसमें जाने का बहुत डिटेल में कोई बहुत फायदा नहीं होता है। तो एक तो ये चीज हुई। आपका प्रश्न क्या था? न- हाँ, वही था सर कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या सावधान। जैसे आपने तो बताया कि एक स्मोकिंग एक महत्वपूर्ण कारण है। तो हाँ, अगर तो इसमें जैसे मैंने बताया कि 80% मरीजों में स्मोकिंग होता है, तो एक तो स्मोकिंग अगर हम छोड़ रहे हैं तो कैंसर, कैंसर के अलावा महिलाओं में बांझपन, शुगर, हड्डियों की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, बहुत सी बीमारियां हैं जो कैंसर के अलावा भी, हार्ट की बीमारी, बहुत सी बीमारियां हैं जो स्मोकिंग से सही हो सकती है। तो अगर केवल एक चीज अगर आपको कहा जाए कि करना है, तो वो है धूम्रपान से दूर रहना। चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, यानी चाहे आप डायरेक्ट कर रहे हो या फिर आप बंद कमरे में, या आपके साथी, दोस्त, मित्र, पिताजी, भाई, पति अगर उसी कमरे में कर रहा है, तो आप भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में खतरा है। तो उस आप भी ना पिए, और अगर आपके घर में कोई कह रहा है तो आप भी उसको ये चीज तर्क देके कह सकते हैं कि भाई आप तो रिस्क में ही, आपके कारण बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता जो आपके साथ घर में रह रहे हैं वो भी रिस्क में आ जाते हैं, तो एक उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि कई बार मरीज आते ना, कहते हैं कि अरे जो होगा देखा जाएगा। अपने लिए तो कोई कह सकता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर आप उसके बच्चे के लिए कहिए कि जो होगा देखा जाएगा, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो सोच में आ जाएगा। तो ये सब तर्क देके आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा समझा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मोकिंग सेसेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो, जैसा कि बताया, कि हाइजीन। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ होते हैं जो वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि कीड़ों के द्वारा, जो कि खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। तो प्रॉपर डीवर्मिंग करना, नाखून को साफ रखना, नाखून को समय पे काटना, चप्पल पहन के या शूज पहन के कहीं बाहर जाना। अब तो जैसे कि ओपन डेफिकेशन, यानी कि खेत वगैरह में शौच की तो चीजें अब तो लगभग लगभग खत्म ही हो गई हैं। पहले ये सब जो चीजें थी, सबके कारण भी बहुत सारे इन्फेक्शंस का रिस्क रहता था। तो अब ये सब चीजें कम हो गई, लेकिन स्मोकिंग सेसेशन डेफिनेटली, और स्वस्थ डाइट और योगा प्राणायाम का अपने लाइफ स्टाइल में डालना, ये सबसे अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम ना केवल ब्लैडर कैंसर बल्कि अन्य कैंसर और बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कि और एक मेरा आखिरी सवाल है सर कि क्या अगर ब्लैडर कैंसर में अगर जल्दी बीमारी पकड़ लेती है, अर्लियर डिटेक्ट होता है, क्या जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं क्या? डेफिनेटली, डेफिनेटली हर कैंसर के साथ ऐसा होता है कि अगर बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आएगी, आपका इलाज उतना छोटा होगा, उतना कम साइड इफेक्ट वाला होगा, क्योंकि और बीमारी आपकी सही हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेज 1 का कैंसर आता है तो केवल एक इलाज सर्जरी के द्वारा भी सही हो सकता है। स्टेज 3 आता है तो आपको कीमो भी देना पड़ेगा, सर्जरी भी करनी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ सकती है। स्टेज 4 आता है तो आपको कीमोथेरेपी देना है और उसको लंबे समय तक देना है। तो आप देख रहे हैं कि कीमो स्टेज बढ़ने के साथ आपकी इलाज का ड्यूरेशन, मतलब अवधि भी बढ़ रही है। नंबर ऑफ मोडेलिटीज, यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब जुड़ती जा रही हैं। और उसके साथ ना सिर्फ समय
क्या बोलते हैं, अर्थ यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल चीज है वो बढ़ जाती है, मल्टी मोडलिटी ट्रीटमेंट हो रही है, और साइड इफेक्ट, कोई भी इलाज कर रहा है उसका साइड इफेक्ट है, तो वो चीजें सब ऐड हो जाती है। तो जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आए उतनी जल्दी आप सही जगह पहुंच जाएं, अच्छे कैंसर सेंटर में पहुंच जाएं और आके समुचित इलाज कराएं। बाकी बहुत से लोग होते दावा करते हैं, लेकिन उनके दावे का कोई भी मान नहीं होता है। वो 100% के जो इलाज बात करते हैं, हमने देखा है कि हो सकता है कभी 100 एक में कोई एक मरीज जो वो सही कर देते हो, कई बार किस्मत भी होती है मरीज की, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है कि हाँ हमने 100 मरीज को ट्रीट किया तो उसमें से 70 सही हुए, 30 आगे स्टेज में चले गए। ऐसा ना लिटरेचर वो पब्लिश करते हैं, और ना ही ऐसा हमें कोई गूगल वगैरह पे या कुछ ऐसा प्रॉपर ऑथेंटिक हमें डेटा मिलता है। क्लेम जरूर करते हैं 100%, और कई बार मरीज उस क्लेम में फंस जाते हैं कि हाँ हम टाटा कैंसर हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने कहा था कि 70% चांस है, 30% चांस नहीं है। हम किसी नीम हकीम के पास गए, उसने कहा नहीं हम 100% सही कर देंगे, और उस चक्कर में मरीज गलत राह पकड़ लेता है। और जो मरीज जो 70% चांस था, अगली बार वो जब टाटा में आता है तो पता चलता है वो 70% घट के 30% रह जाता है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको शुरुआत में बीमारी पता चल जा रही है तो आप भटके नहीं और अपना सही जगह जाके इलाज कराएं। तो बिल्कुल सही कि जैसे कुछ डॉक्टर सर बोलते हैं कि कुछ कुछ लोग आयुर्वेदिक ऑप्शन भी चुन लेते हैं, तो क्या ये सही रहेगा सर? नहीं नहीं, वही चीज कर रहे हैं ना। देखिए हमारे साथ या मतलब हमारे साथ, मतलब मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, कैंसर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। एविडेंस बेस्ड मतलब कि इतने सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, कितने परसेंट पेशेंट में रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने परसेंट पेशेंट कितने साल तक रह रहे हैं, हम लोग इस चीज इन टर्म्स में बात करते हैं। और ये चीज ऐसे कि अगर थोड़ा सा भी किसी का साइंटिफिक अप्रोच है तो वो खुद भी गूगल करके पढ़ सकता है। लेकिन आयुर्वेद एलोपैथ में क्या है ना, ये चीज आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो सकता है सही हो, लेकिन ये सब चीजें ना हमारे यहाँ जैसे आज से 20 साल पहले कैंसर का भी इलाज नहीं था ना, लेकिन चूंकि उसमें रिसर्च हुआ, मल्टी देशों में हुआ, तो आज हमारे पास कैंसर के बहुत सारे नए इलाज आ गए। लेकिन आयुर्वेद होम्योपैथ में तो कोई रिसर्च कर नहीं रहा है। करना होगा तो इंडिया में ही करेगा, क्योंकि बाकी देशों में तो है नहीं, और आप देख रहे हैं इंडिया में कितना रिसर्च हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। हो सकता है भविष्य के साथ भविष्य में आ जाए उसमें, लेकिन आज की डेट में जो हमें पता है वही पुराना जो आज से 20 साल पहले था, सेम चीज इस्तेमाल हो रहा है। उस समय भी नहीं था कैंसर का इलाज उसमें, आज भी नहीं है। हाँ, क्लेम वो कभी नहीं करते कि हाँ कि हमसे नहीं होगा। आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाएंगे, एलोपैथ के आयुर्वेद के पास जाएंगे, कहेंगे हाँ हम 100% सही कर देंगे। जबकि वही चीज एलोपैथ में आते हैं, आप मॉडर्न मेडिसिन में आते हैं तो हम लोग एविडेंस बताते हैं कि हाँ 50% चांस है, 70% चांस है, 90% चांस है। उस चीज पर निर्भर करता है। और पेशेंट के साथ क्या होता है ना कि वो 100% सुन लेता है तो उसको लगता है नहीं ये तो 100% गारंटी ले रहा है, जो कि संभव नहीं हो पाता, और फिर वो मरीज को नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको एक एलोपैथ में नहीं, आपको लगता है एलोपैथ का है, तो आप मल्टीपल एलोपैथ में, जैसे कि एम्स भी है हमारे यहाँ टाटा कैंसर भी है, हमारे यहाँ रीजनल सेंटर्स भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ जैसे जाके भी आप पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि एक बार अगर आपको पता चल गया है तो फिर अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि आपका समय अमूल्य है। कैंसर का जो लक्षण है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब स्टेज 1 से 2 होने में 1 साल नहीं लगता है, स्टेज 1, 2, 3, 4 अगले 2-3 महीने में ही हो सकता है वो चीज। तो आपका एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता चल गया है और उसके बाद भी आप गलत राह पे भटक गए तो फिर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता, वो आके गिल्ट में रहते हैं कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला। लेकिन कई बार हम देखते हैं मरीज को पता चल गया है तो वो अपने इग्नोरेंस में, अपने अशिक्षा के कारण, लोगों के बहकावे में वो जो चीज सही होने वाली रहती है उसको भी वो गड़बड़ कर देता है। तो इस चीज को हमें अवेयर करने की जरूरत भी है कि अगर स्टेज में पता चल रहा है तो आके अपना सही इलाज कराएं। ये बिल्कुल सही सर। सर एक लास्ट सवाल लेते हैं, ट्रीटमेंट ये आखिरी का सवाल है, इसके बाद हम कोई सवाल नहीं देंगे। ट्रीटमेंट क्यूरेटिव होता है तो यहाँ वापस आता है क्या, मतलब रिलैप्स होने के चांसेस शायद उस सवाल में ये। देखिए भाई, चीज मैंने बताया ना कि हम परसेंटेज बताते हैं। मैंने अभी जैसे अपना एग्जांपल दिया, मैंने कभी 100% एलोपैथ के लिए नहीं बोला, मैंने 70%, 80%, 90 बोला, जी जी 50 भी बोला, लेकिन मैंने 100% कभी नहीं बोला, क्योंकि 100% नहीं होता है। ठीक है।
और यही कारण है कि हम जब एक बार पेशेंट का इलाज कर देते हैं तो हम उसको बुलाते रहते हैं बाद में भी कि आप आइए, आपको 6 हफ्ते पे आना है, आपको 3 महीने पे आना है, आपको 6 महीने पे हमारे फॉलोअप में आता है। उसका कारण यही है क्योंकि कैंसर की बीमारी को के पलट के आने का रिस्क हमेशा रहता है। किसी में रिस्क ज्यादा है, किसी में रिस्क कम है, किसी में शुरुआत में रिस्क ज्यादा है, किसी में अगले 4-5 साल तक रिस्क है। तो वही रिस्क को हम देखने के लिए कि बीमारी पलट के ना आ जाए, या फिर अगर पलट के आती है तो हम उसको सही समय पे पकड़ लें, कम स्टेज पकड़ लें, तो हमारा पेशेंट को बुलाने का लक्ष्य वही है कि बीमारी ऐसा ना हो कि बीमारी आ जाए और मरीज को पता ना चले। इसीलिए हम बीच बीच में बुला के भी जांच करते रहते हैं, उसका चेकअप करते रहते हैं। डेफिनेटली कैंसर के पलट के आने की संभावना रहती है क्योंकि वो हमारे जो जेनेटिक लेवल पे उस पे चेंज के कारण है। तो अगर एक भी सेल कैंसर का अंदर छूट जाता है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो के कुछ समय बाद वो बड़ा विकराल रूप धर सकता है। इसीलिए हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, मल्टीपल मॉडलिटीज का इस्तेमाल करके चाहते हैं कि एक भी सेल ना छूटे। कोशिश हमारी वही रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाया है कि हम स्टेज 4 को ट्रीट कर पाए या क्योर कर पाए, या कहें स्टेज 4 के मरीज से कहें कि नहीं आपको हम 100% सही कर देंगे। और ना ही ऐसा है कि हम बाकी मरीज को ये कह सकते हैं कि अब एक बार आपका खत्म हो गया तो आप निश्चिंत रहे, आपको जिंदगी भर नहीं आएगा। ऐसा हम दावा नहीं कर सकते। हाँ, मरीज से कहते हैं हम लोग क्योंकि होप देना, होप रखना, अच्छे फेथ में पॉजिटिव बातें करना, ये सब बहुत जरूरी है मरीज के आगे मनोदशा के लिए भी और उसके स्वास्थ्य के लिए भी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जो हम जैसा चाहते हैं वो वैसा मिलता है, जैसा कि बताया गया है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। तो इसीलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। और हम भी मरीज को यही बोलते हैं कि ठीक है, अब है आपको बीमारी, आप क्योर हो गई है, संभवतः नहीं भी आएगी, लेकिन आपको हमारे पास आते रहना है, हमसे फॉलोअप में मिलते रहना है। ये बिल्कुल सही सर, अगर बीमारी है तो इलाज भी है, क्योंकि अपना इंडिया अलग अलग, मतलब अलग अलग देश अलग अलग बीमारियों का वैक्सीन दवाइयाँ बनाते रहते हैं। सो बीमारी है तो इलाज भी है, ऐसा नहीं कि ना इलाज ला इलाज बीमारी है। सो सर आपसे बात कर कर एक ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि कि लक्षणों को अगर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी लक्षण हो, अगर पेशाब में जलन हो रही है या खून आता है या ऐसा लग रहा है कि कुछ एक डाउट होता है, तो इंस्टेंट हमें चेकअप के लिए या कुछ टेस्ट के लिए जाना चाहिए। और दूसरों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अगर सिम्टम्स आते हैं तो छुपाना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए हमें। हमारे दोस्त को या किसी को, क्या पता हो शायद बहुत गंभीर रूप में हो, या शायद ब्लैडर कैंसर ही हो। आई होप कि कैंसर ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए यार, 6 महीने बाद, साल में एक बार। भाई कैसे एज के हिसाब से, एज ज्यादातर आपने बताया कि ये जो ब्लैडर कैंसर की बीमारी है ये 40, 45, 50 के बाद ज्यादातर लोगों में होती है। तो वो एज में आप 6 महीने बाद या एक साल बाद अपना चेकअप करवा सकते हैं। क्या हमारा यूरिन सही चल रहा है कि नहीं, या पेशाब टाइम पे आ रहा है कि नहीं, या कम आ रहा है। जैसे आप बीपी शुगर चेक करते हो, उसी तरह से एक हेल्थ चेकअप होना बहुत जरूरी है कि नहीं सर। और साथ साथ जैसे आपने बताया कि स्मोकिंग अगर आप कर रहे हो, तो सभी दोस्तों से, आपके दोस्त जो भी रिश्तेदार है उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग कितने साल से यही लोगों को कैंसर टोबैको के बारे में बता रहे हैं। और कैंसर ये स्मोकिंग और टोबैको एक मेजर रीजन है कैंसर होने का। तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी को हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो थोड़ा उससे अवेयर करें, दूर रहे, नशा छोड़े, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा काम धंधा अच्छा रहेगा। और अगर हम काम धंधे पर जाएंगे तो डेफिनेटली अपना परिवार अच्छे से रहेगा और हम एक खुशहाल परिवार की लाइफ जी सकते हैं। सो अनुज सर, आपने ओपीडी में से हमेशा आते हो, और हमारे जो ब्लैडर कैंसर है, हमारे जो मित्र है, हमारे जो दोस्त है, सपोर्ट ग्रुप है, उनको आप बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन करते हो। बीमारी के बारे में कैसे बताना, क्या होता है क्या नहीं, क्या क्या करना चाहिए, बहुत डीपली बताते हो, और बहुत अच्छे कम सवाल भी आते हैं। तो उसके लिए मैं आपका ब्लैडर कैंसर ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्लीज आप हमेशा आते रहिए और लोगों से मिलते रहिए। मरीज को आपकी जरूरत है, जैसे बीमारी होने के बाद अस्पताल की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे ब्लैडर कैंसर के मरीजों को, दोस्तों को, हमारे सपोर्ट ग्रुप को आपकी बहुत जरूरत है। तो समय निकालते निकालते आते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो बहुत बहुत मच सर, धन्यवाद। आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और आपका जो ये निरंतर जो प्रयास चल रहा है इस दिशा में, वह भी काफी सराहनीय है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग पेशेंट को नहीं ट्रैक कर पाते, लेकिन कम समय में
एक ही बार बोलने पे या 2 बार बोलने पे अगर 50-60 लोगों का एक साथ भला होता है तो वो हमें लगता है कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। तो डेफिनेटली काफी सराहनीय है, और मुझे भी खुशी होती है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने मरीजों को कुछ सेवा और उनके अटेंडेंट को कुछ समझा पा रहा हूँ, उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। कैसे, हाँ तो धन्यवाद सर। कैसे होता है ना सर कि ज्यादातर मरीज को क्या सेटिस्फेक्शन होता है जब जब कोई भी बीमार होता है नॉर्मल, डॉक्टर भी बीमार होता है, ऐसे नहीं कि बीमार जैसे किसी को बीमारी हो गया और डॉक्टर को लगता है या मरीज को लगता है कि डॉक्टर ने हमारे साथ बात की, मतलब वो उसकी आधी बीमारी उधर ही चली जाती है। वहीं से मोटिवेशन और ट्रीटमेंट लेवल और ट्रीटमेंट करना ये सारी चीजें शुरू होती है। क्योंकि मरीज क्या बोलते हैं, अरे मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मैं इतना टेंशन में हूँ, क्या पता मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा। और डॉक्टर अगर सही समय पर बात करे मरीज से, थोड़ा बहुत समय निकाल कर, तो आधी बीमारी तो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो मेरी पेशेंट से भी रिक्वेस्ट है और सबसे भी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप डॉक्टर से बातें कर सकते हैं। आपके दिल में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमारे नेविगेटर्स है, सोशल वर्कर है, उनके थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हो और हेल्प ले सकते हो। सो डॉक्टर अनुज, मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया था, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही जुड़े रहिए और हमें मार्गदर्शन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही साथ आज जो हमारी मीटिंग है, जिन्होंने हमें हेल्प किया मीटिंग अरेंज करने के लिए, हमारे अरविंद जी, अंतिमा जी और फातिमा जी, हमारे सपोर्टर्स, हमारे सभी दोस्त हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप समय निकाल कर आज की इस मीटिंग में जुड़े, और हमारा जो मीटिंग का विषय था इम्पोर्टेंट ऑफ अर्लियर डिटेक्शन और ब्लैडर कैंसर के लक्षणों को पहचानो और सतर्क रहो। तो दोस्तों, ऐसे ही इसी तरह से अलग अलग विषयों की जानकारी के लिए हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़े रहिए। और आप अपने सवाल डायरेक्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और अलग अलग जानकारी पाकर, अलग अलग अवेयरनेस लेकर आप अपने दोस्तों को, परिवार को, अपने मित्रों को, और जिनको ये कैंसर हुआ है उनमें आप अवेयरनेस कर कर आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सभी लोगों का, सभी इस मंच पर जितने भी लोग आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। धन्यवाद।